नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो ये जो टाइटल है कि मासिव फेलियर ऑफ इंडिया इन एससीओ समिट, हालांकि एससीओ समिट तो सक्सेसफुल ही था, तो उनको जब एससीओ समिट के लिए कुछ इंडिया के फेलियर को बोलने का मिला नहीं तो बस टाइटल देके रखा है। वीडियो के अंदर फर्टिलाइज़र, इंडिया की फर्टिलाइज़र की बात की गई है कि इंडिया चाइना पे डिपेंडेंट है और चाइना ने रिसेंटली इंडिया को फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट करना रेस्ट्रिक्ट किया है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि इंडिया को सुनना चाहिए। ये हमारी बदकिस्मती है कि आज हमें ये सब बातें सुनना पड़ रहा है। हमारे जो पास्ट क्रियाक्रम थे उसके चलते आज इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, यही बचपन से सुना है। लेकिन एक कृषि प्रधान देश होके भी फर्टिलाइज़र के लिए चाइना पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, एक दुश्मन देश। और अगर दुश्मन देश पे हम एक ऐसे वाइटल चीज़ के लिए डिपेंडेंट हो तो ऑब्वियसली जब हमें उनको फेस करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली वो तो रेस्ट्रिक्ट करेंगे ही। तो चाइना पे आजकल मतलब चाइना पे डिपेंडेंट क्यों है इंडिया, मुझे ये भी समझ में नहीं आता है। किसी भी प्रोडक्ट के लिए वो है कि एक के बाद एक इंडियन प्रोडक्ट्स अपने देश में बॉयकॉट नहीं, रेस्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं, घुसने ही नहीं दे रहे हैं। और दूसरे हाथ आज भी हमारे एक इतने वाइटल कंपोनेंट्स के लिए हम चाइना पे डिपेंडेंट है। तो वो खरी खोटी सुना रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली हमें सुनना पड़ेगा ये चीज़। जब मैंने पहली बार ये वीडियो देखा तो मुझे डाउट हो रहा था कि क्या फर्टिलाइज़र जैसे इतने वाइटल कंपोनेंट, वो भी एक इंडिया जैसे जहाँ पे फार्मिंग एक मेजर प्रोफेशन है और इकोनॉमी के लिए एक मेजर कंट्रीब्यूटर है, वहाँ पे इतने एक वाइटल फील्ड में, एक इम्पॉर्टेंट फील्ड में क्या हम रियली चाइना के ऊपर फर्टिलाइज़र के लिए डिपेंडेंट है? तो जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो देखा कि सच में ये एक बिल्कुल सच है। सिक्किम से हमें सीखना चाहिए कि किस तरीके से नेचुरल वे में फर्टिलाइज़र हम बना सकते हैं और एक ऑर्गेनिक चीज़ जो है हेल्थ के लिए भी वो काफ़ी बेनिफिशियल है। और ये हम चाइना से जो है केमिकल चीज़ें इंपोर्ट करते हैं और इसके ऊपर हम इतने डिपेंडेंट हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि जितना जल्दी हो सके हमें चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी वो घटाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही बातें भी सुनना पड़ेगा। और जब दुश्मन को फेस करने की बारी आएगी तब ऐसे कुछ क्राइसिस का भी फेस करना पड़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले तो वीडियो देखते हैं, उसके बाद कमेंट्स और मेरे कुछ ओपिनियन और रिव्यूज़ भी रहेंगे। तो सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। अब तो लग रहा है कि मोदी जी के सामने एक नहीं दो बड़ी परेशानियां खड़ी हो गई हैं। वीडियो के टाइटल में ही सीधा लिखा है, भारत मुश्किल में है। क्यों? भारतीय मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने चुपचाप 3,06,000 टन फॉसिल फ्यूल्स की एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। अब डर यह है कि इससे भारत की कृषि व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा सकती है। यह रिपोर्ट इंडियन मीडिया इकोनॉमिक टाइम्स की है जो 26 जून को पब्लिश हुई थी। इसमें सीधे चीन को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 महीनों से चीन ने उन खास फर्टिलाइजर की सप्लाई बंद कर दी है जो फल, सब्जी और अधिक उत्पादन देने वाली फसलों के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन भारत ने यह भी देखा कि चीन वही खादें दूसरे देशों को अब भी बेच रहा है, पर भारत को नहीं दे रहा। और सबसे गंभीर बात यह है कि भारत में इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइजर्स में से लगभग 80% चीन से ही आते हैं। अगर चीन ने ये सप्लाई रोकी रखी तो इसका सीधा असर भारत की खेती पर पड़ेगा। भारत के रक्षा मंत्री ने एक न्यूक्लियर समिट बुलाने की बात कही है। हालांकि चीन की सरकार ने कोई स्पष्ट रोक लगाने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन वहां के संबंधित विभाग अब भारत भेजे जाने वाले सामानों की जांच से बच रहे हैं। अब अगर सामान की जांच नहीं होगी तो वो बाहर नहीं जा सकेगा, और अगर वो बाहर नहीं जाएगा तो भारत को वो खाद नहीं मिल पाएगी। इसी वजह से भारतीय मीडिया का मानना है कि यह सब जानबूझकर भारत को खाद निर्यात से रोकने के लिए किया जा रहा है। तो क्या खाद के निर्यात पर नियंत्रण है? हाँ है। तो जो आंकड़े सामने आए हैं वो सही हैं, लेकिन चीन की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कहती है कि ये रोक भारत के खिलाफ नहीं है। चलिए पहले जनरल साहब से पूछते हैं, आपका इस बारे में क्या विचार है? मुझे लगता है कि भारत में कई चीजें ऐसी हैं जो बाहर से जितनी मजबूत दिखती हैं उतनी असल में नहीं है। मोदी हमेशा खुद को बहुत ताकतवर मानता है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कमजोर है। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ वो रेलवे लाइन नहीं है जो दूर से दिखती है, यहां तक कि उनके बेसिक रॉ मटेरियल्स तक की सप्लाई चीन से होती है।
那包括肥料也是一样，常常一个印度这么大一个国家哈，我觉得你要照顾到农民。 भारत इतना बड़ा देश है, मुझे लगता है कि आपको अपने किसानों की देखभाल खुद करनी चाहिए. जो बेसिक जरूरतें हैं वो तो खुद ही पूरी करनी चाहिए, जैसे सिंचाई की व्यवस्था. हम सब जानते हैं कि खेती के लिए पानी की सुविधा और खाद जैसी चीजें एकदम बेसिक साइंस हैं. ये कोई बहुत कठिन चीज नहीं है. ये सब तो भारत को खुद कर लेना चाहिए. अगर आप थोड़े उदार बने तो बीज बोने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर बड़ी मात्रा में बीज डालकर मैन पावर बचा सकते हैं. लेकिन इस मामले में भारत के पास कुछ भी नहीं है. यहां तक कि खाद भी चीन से मंगवानी पड़ती है. मुझे तो ये सुनकर हैरानी होती है कि अगर जैसे ही कोई समस्या आती है और भारत में उत्पादन घटने लगता है तो वो तुरंत ही चीन को दोष देने लगते हैं. अगर भारत खाद भी खुद नहीं बना सकता तो सोचिए, ये वही देश है जो खुद को हमेशा से एक महाशक्ति मानता आया है. आप कहते हो कि आप एक बड़ा देश हो, तो फिर पहले खेती संभालो, फिर बेसिक इंडस्ट्री विकसित करो और उसके बाद टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर में जाओ. ये सब एक एक कदम से होता है. दुनिया के ज्यादातर विकसित देश ऐसे ही आगे बढ़े हैं, जैसे अमेरिका या फिर चीन. पहले एग्रीकल्चर, फिर बेसिक इंडस्ट्री, फिर मैन्युफैक्चरिंग, और आज वे टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं. लेकिन भारत हमेशा एक कदम छोड़कर आगे भागना चाहता है. सीधा खेती से टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में कूद जाना चाहता है. जहां खुद स्क्रू बनाना नहीं आता, वहां सीधा हवाई जहाज बनाना चाहते हो. अगर खाद भी खुद नहीं बना सकते तो बाकी क्या करोगे? आपका मकसद अपने कृषि उत्पाद बेचना है. अरे भगवान, कोई खाएगा भी कैसे? लोग तो साफ सफाई को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं. ये सब दिखाता है कि भारत एक प्रैग्मेटिक देश नहीं है. 务实的国家。 और अब तो भारतीय मीडिया ने खुद ही उजागर कर दिया है कि उनके 80% केमिकल फर्टिलाइजर्स और स्पेशल फर्टिलाइजर्स चीन से आते हैं. इस घटना में जब खाद नहीं मिली तो भारत की कृषि व्यवस्था की सच्चाई भी सामने आ गई. इस समय भारत में आंकड़े दिखाते हैं कि लगभग 60 करोड़ लोगों को खाना नहीं मिलता. कृषि उत्पादन भी उतना अधिक नहीं है, लेकिन मोदी ने फिर भी इसका ठीकरा चीन पर फोड़ दिया. आइए अब मिस्टर डेहाई से पूछते हैं. असल में यह इसलिए हुआ क्योंकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की कृषि से जुड़ी एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पिछड़ी हुई है. भारत चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर है, लेकिन दूसरी तरफ भारत और मोदी चीन का कड़ा विरोध भी करते हैं. तो आखिर करना क्या चाहते हैं? 这就是莫迪的问题啊。 ये समस्या सिर्फ मोदी की नहीं है, पूरे भारत की है. हमेशा घमंड में रहते हैं, आंखें ऊपर और हाथ नीचे. जमीनी समस्याओं को सुलझाते नहीं, बस दिखावे की चीजें करते हैं. फिर अचानक बोलते हैं, हम एक बड़ा देश हैं, हम एक सुपर पावर हैं. जब मोदी सत्ता में आए तो उन्होंने खेती को गंभीरता से लिया ही नहीं. अगर आपको याद हो तो कुछ साल पहले किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली तक आ गए थे प्रदर्शन करने. तब चुनाव का वक्त था. प्रदर्शन के बाद उन्हें झुकना पड़ा. इसका मतलब यह है कि सरकार और नेता वास्तव में किसानों और कृषि को कभी प्राथमिकता देते ही नहीं हैं. 好，这个莫迪哦，他不愿意花 मोदी एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे खर्च करने को तैयार नहीं है. वो ज्यादा पैसा सीमा विस्तार पर खर्च कर रहे हैं और भारी मात्रा में हथियार भी खरीद रहे हैं. अब जब सीमा विवाद की बात हो रही है तो जरा ये मैसेज देखिए. चीन ने चिबा और उरुमची जैसे इलाकों पर नियंत्रण कर लिया है. पिछले कुछ वर्षों में सैटेलाइट इमेजेस में यह साफ दिखा है. चीन ने वाकई में चिबा और उरुमची पर कब्जा कर लिया है. 已经失控了。目前这两个地方是由中国大陆所失控的。 इस वक्त ये दोनों इलाके चिब्बा और उरुमची पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में हैं. चीन ने यहाँ अपनी आधुनिक सैन्य ताकत तैनात कर दी है, जिससे वो इन इलाकों में बहुत तेजी से पहुंच सकता है. अब बात आती है गांव जिकाई लाइन की. ये एक चीनी विद्वान गांव जिकाई द्वारा प्रपोज्ड लाइन है, जिसने भारत की रक्षा रणनीति को तोड़ने का दावा किया. 30 जून को गांव जिकाई ने फिर से बयान दिया और दोहराया कि गांव जिकाई लाइन और म्यांमार रेड लाइन जैसी बातें असल में सच नहीं है. उनका कहना है कि हेंगे लाइन और यीबई लाइन चीन की जमीन है. अगर सीमा रेखाएं खींचनी है तो सब खींच सकते हैं. खींचो ना, ये तो हमारा चीन है. फिर टोंगटोंग नामक एक व्यक्ति ने भारत को ताना मारते हुए कहा, क्या भारत को लगता है कि चीन ये कड़वी गोली चुपचाप निगल जाएगा? ये बहुत बड़ी गलती होगी. चीन के कुछ नेटिजन्स ने तो यहाँ तक कह दिया, भारत को बुलाओ, हमें अभी भी हिंद महासागर तक पहुंचने का रास्ता चाहिए. उनका दावा है कि न सिर्फ हेंगे इलाका उनका है, बल्कि हिंद महासागर का रास्ता भी चीन का होना चाहिए. 其实想要将军呢，真的有一句话说，这个拉达克这个地方， असल में जनरल साहब, एक कहावत है कि लद्दाख को वापस लेना सदर्न तिब्बत से भी ज्यादा अहम है, क्योंकि लद्दाख की स्ट्रेटेजिक पोजीशन
सदर्न तिब्बत से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। 7 शंघाई बड़ी बात है, यानी इसमें कई अहम ठिकाने आते हैं जो अब चीन के नियंत्रण में हैं। चीन की सेना वहां जल्दी पहुंच सकती है और पहले से उसने पूरी तैयारी कर रखी है। अब सवाल बस इतना है कि क्या चीन लद्दाख को फिर से अपने नियंत्रण में लेने का फैसला करता है या नहीं। लद्दाख असल में भारत चीन सीमा विवाद का एक बड़ा हिस्सा है। अभी आपने जो जगह देखी वो वास्तव में कश्मीर रीजन में आती है, जो आज भी एक अनसुलझा और विवादित इलाका है। दोनों पक्ष इसे अपनी अपनी 10 कम्यून की जगह कहते हैं, यानी दोनों इसे अपना मानते हैं। यहाँ इम्बा एयर स्टेशन भी स्थित है और खास बात यह है कि यहाँ एक जगह है जिसका नाम शायद आप सबने सुना होगा, पेंगोंग झील। हाँ, पेंगोंग झील लद्दाख में ही है। हमने इस झील को लेकर पहले भी विश्लेषण किया था। चीन ने यहाँ एक ब्रिज बना लिया है जो सैन्य दृष्टि से बहुत ही अहम है। अब सवाल उठता है कि लद्दाख चीन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी इतनी जरूरी क्यों है। अगर आप नक्शा देखें तो समझ आएगा। अगर चीन को शिनजियांग से तिब्बत जाना है तो उसे यहीं से होकर गुजरना पड़ेगा। सीधा रास्ता हिमालय से जाता है, लेकिन वो बहुत कठिन है, इसलिए रास्ता लद्दाख से होकर नीचे से जाना पड़ता है। इसलिए लद्दाख चीन के लिए शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ने वाली एक अहम कड़ी है। तो साफ है कि चीन के लिए लद्दाख एक बेहद रणनीतिक इलाका है। 一个关键节点，对中国大陆来讲，当然是一个战略要地。 कमेंट्स में मिशेल वोंग ने लिखा है कि चीन ने चुपचाप भारत की सप्लाई पर रोक लगाई है। पहला, भारत को खाद्य निर्यात पर प्रतिबंध। दूसरा, भारत के रेयर अर्थ मिनरल्स निर्यात पर प्रतिबंध। तीसरा, और चीन से निकलने वाली नदियों के भारत की ओर बहाव पर भी रोक लगाई है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। उसके बाद S1280 ने लिखा है, सबसे पहले हमेशा गलत लोग ही शिकायत करते हैं, क्या यही एक यूनिवर्सल रूल है? उसके बाद यू हाई ने लिखा है, क्या भारत को पानी की कमी होने से खुशी नहीं होती? उसके बाद एरिक ने लिखा है, चीन के इश्यूज एक तरफ, मुझे तो भारत की असली चिंता है। यहां सब कुछ रोका जा सकता है, यहां तक कि खेती भी। अगर कोई भी देश जिसे आप पसंद नहीं हो आपकी मूलभूत चीजें भी रोक सकता है, तो जब कोई बड़ा संकट आएगा तो दूसरों से पहले शायद भारत ही टिक नहीं पाएगा। सच कहूं तो भारतीय जनता के लिए मुझे सच में बुरा लगता है। अपना गटर बंद रख मारू। एक्टिंग है। उसके बाद कैनिगो ने लिखा है कि क्या तुम कहना चाह रहे हो कि भारत और ताइवान एक जैसे हैं? लाई छिंगते तो मोदी से भी ज्यादा खराब है। उसके बाद शाओजू ने लिखा है कि भारत तो ठीक है, उसने अचानक हमला किया था लेकिन बाद में भगा दिया गया। अब बहस करने या ताकत दिखाने का कोई मतलब नहीं। कितना दुखद है ये सब। उसके बाद सेन्यांग ने लिखा है कि भारत का वहां आने का बस एक ही मकसद था, जॉइंट डिक्लेरेशन को रोकना। उसके बाद फिलिप चांद ने लिखा है कि भारत ने पूरे एससीओ को बर्बाद कर दिया। चीन इसके खिलाफ बिना किसी दया के ठोस जवाब दे रहा है। उसके बाद ग्रेसू ने लिखा है कि यह देखकर संतोष होता है, कुछ साल पहले ही विदेशी नेटिजन्स ने सुझाव दिया था कि अगर भारत को अपनी इज्जत बचानी है तो उसे ब्रिक्स और एससीओ से बाहर निकल जाना चाहिए। इस पर जवाब देते हुए लिखा है कि ये विदेशी नेटिजन्स जरूर शी जिनपिंग के चाटुकार होंगे, जिन्हें अपने मालिक की झूठी महानता के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं देता। अगर उन्हें वाकई में पता होता कि भारत ब्रिक्स और एससीओ में कितनी अहम भूमिका रखता है तो भारत को निकाल दो जैसा बकवास लिखने से पहले ही चुप हो जाते। सच ये है कि अगर भारत ब्रिक्स या एससीओ से बाहर चला गया तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की इंपॉर्टेंस खुद ब खुद गिर जाएगी। एससीओ तो अभी से अपनी वैल्यू खो रहा है, और वो भी पाकिस्तान जैसे देश को जरूरत से ज्यादा अहमियत देकर। दुनिया अब एससीओ को पहले जितना गंभीरता से नहीं ले रही है, और अगर किसी को सबसे पहले इस ग्रुप से निकाला जाना चाहिए तो वो है पाकिस्तान। उसके बाद शेनवू चोचे ने लिखा है कि भारत को वाकई इस लिस्ट से हटा देना चाहिए या फिर किनारे कर देना चाहिए। बहुमत के आधार पर मतदान भी एक विकल्प हो सकता है, लेकिन इससे चीन की पकड़ थोड़ी कम हो जाएगी। उसके बाद सीलुआ ने लिखा है, भारत हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत हमेशा ही चाइना के खिलाफ रहता है और लोगों की सहन शक्ति की सीमा को पार करता रहता है, इसलिए उसे बाहर निकालना बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद NUO.NOT1033 ने लिखा है कि वो भारत को शामिल करने का सुझाव पुतिन का था और हम तो मजबूर थे, लेकिन नतीजा ये हुआ कि भारत ने फायदा कम और नुकसान ज्यादा किया, और ऊपर से कोई खास योग्यता भी नहीं दिखाई, बस मुफ्तखोरी करता रहा। उसके बाद शिलोंग ने लिखा है, भारत पर कॉलोनियल थिंकिंग का असर रहा है।
जिसमें वह सब कुछ अपने हक में चाहता है, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। बाद में यही सोच देने वाला देश बनने की मानसिकता में बदल गई। भारत भले ही एक वैश्विक ताकत बनने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन इस सोच की वजह से कुछ देशों को लगता है कि उन्होंने भारत में निवेश करके नुकसान ही उठाया है। साथ ही भारतीय मजदूरों को अक्सर आलसी और काम से बचने वाला समझा जाता है। भारत की कास्ट सिस्टम भी एक बड़ी समस्या है। ऊंची जातियां नीची जातियों को दबाती हैं। इन सबको बदलने में दशकों लगेंगे। उसके बाद जेम चेन ने लिखा है कि भारत की मिसाइलें तो बेकार हैं, लेकिन हमला करने में काफी कारगर हैं। इसके जवाब में लिखा है कि एक तरफ कहते हो कि भारतीय मिसाइलें बेकार हैं और दूसरी तरफ कहते हो कि भारतीय मिसाइलें हमला करने में काफी कारगर है। पहले एक बात तय तो कर लो, लोगों को यूं ही कंफ्यूज मत किया करो। और अगर सच में भारतीय मिसाइलों की ताकत जाननी है तो अपने जंग लगे आयरन ब्रदर से पूछ लेना। हाँ, उसी पाकिस्तान से जो हमेशा भीख के कटोरे के साथ खड़ा रहता है। वही तुम्हें बताएगा कि भारतीय मिसाइलें कितनी असरदार हैं। उसके पास खुद के जख्मों की पूरी लिस्ट होगी। आखिर में रेसनिनो ने लिखा है, एससीओ और किनमेन के पास भारत को निकालने का कोई सीधा तरीका नहीं है, लेकिन अगर वो निकाल पाए तो ये दोनों संगठनों के लिए फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, ये एक नया सेगमेंट मैंने जोड़ा है जहां पे मैं अपने समराइज करके जो है अपने रिव्यूज और अपने ओपिनियंस दूंगा पूरे वीडियो के ऊपर। वैसे तो कमेंट सेक्शन में कुछ रिप्लाइज किए ही है, बट एट द सेम टाइम मैं पर्सनली कुछ बातें कहना चाहूँगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत सारे केसेस में मैं ओरिजिनल वीडियो का लिंक क्यों नहीं देता, क्योंकि जब ओरिजिनल वीडियो का लिंक अगर मैं देता हूँ तो बहुत मास स्केल पे लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे, और जब लोग वहाँ पे इंडियन लोग वहाँ पे हेट देने लगेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि कोई है इंडिया में जो उनका भांडा फोड़ रहा है। क्योंकि वो बेसिकली सोचते हैं कि वो तो अपने देश के लोगों के लिए कंटेंट बना रहे हैं, तो कुछ भी इंडिया के बारे में बक सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोई इंडियंस है नहीं क्रॉस चेक कराने के लिए। बट उन्हें नहीं पता कि सम्राट नाम का एक व्यक्ति है जो उनके भांडा फोड़ता है इंडियंस के सामने, और उनके जो कंटेंट्स है वो ट्रांसलेट करके लैंग्वेज बैरियर ब्रेक करके इंडियंस तक पहुंचाता है। तो ये हो गया, मैंने रीज़न बताया। बट कभी कभी जो बहुत सारे लोग जो है लिंक मांगते हैं, तो मैं कमेंट सेक्शन में कभी कभी रिप्लाई में लिंक दे देता हूँ। कोशिश करता हूँ जितना से ज़्यादा हो सके मैं लिंक दे दूँ। बट एट द सेम टाइम वीडियो के बारे में अगर कहूँ तो बहुत कुछ मैंने पहले भी कहा है। कमेंट सेक्शन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इंडिया की इंपॉर्टेंस समझते हैं। एससीओ से इंडिया का निकल जाना मतलब ऑलमोस्ट एससीओ बेकार हो जाना। सेम विद ब्रिक्स ऑल्सो। बट कुछ सड़क छाप, झोला छाप, जो मद्रासा छाप चाइनीज़ है, वो पाकिस्तान की प्रेजेंस को एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस, पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट देश समझते हैं कि वो रहने से एससीओ और ब्रिक्स जो है वो कुछ बड़ा बन जाएगा। बट एट द सेम टाइम रशिया को पता है, जैसे कि लिखा है कि व्लादिमीर पुतिन का सजेशन था कि इंडिया एससीओ का पार्ट बने। तो व्लादिमीर पुतिन को अच्छे तरीके से पता है कि इंडिया की सिग्निफिकेंस क्या है। इंडिया लिटरली मतलब किंग मेकर है। जिस साइड में इंडिया रहेगा वो साइड लिटरली किंग हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम इंडिया, मैं चाहता हूँ कि इंडिया सिर्फ सपोर्टिंग रोल में नहीं, किंग मेकर नहीं, बल्कि खुद किंग बने। और इसके लिए ज़रूरी है कि इंडिया सही दोस्त पहचाने। अगर हम इस टाइम पे देखें तो चाइना और अमेरिका इतना बड़ा गधा है, मतलब वो चाइना को छोड़ के इंडिया की राइस को लेके वो अभी से इतना टेंशन में है। कुछ चीज़ों में देख रहा हूँ मैं कि अमेरिका और चाइना साथ मिलके इंडिया को हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो अच्छी बात है कि इंडिया की पोटेंशियल क्या है कि अभी से इंडिया और चाइना इतने पैरानॉइड है कि कई जो कि आर्च एनिमीज़ है एक दूसरे का, लेकिन एनिमीज़ होने के बावजूद भी कुछ केसेस में साथ मिलके इंडिया को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर भी है। बट एट द सेम टाइम काफ़ी सारे चैलेंजेस भी है, क्योंकि हमारे इंडिया में इतने सारे लोग जो है बटे हुए हैं। मतलब बहुत सारे केसेस में तो जो डिविजन है ना, ये लैंग्वेज वगैरह, ये मुझे लिटरली एक इतना सिली रीज़न अपने आप को डिवाइड करने के लिए एक दूसरे के कुछ गिने चुने पॉलिटिशियंस बेवकूफ़ जनता को इस तरीके से भाषा पॉलिटिक्स वगैरह से इस तरीके से देश को बांटता है कि फिर ये फॉरेन पावर्स के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। और तब मुझे लगता है कि शायद चाइनीज़ जैसा डिक्टेटर ही हमारे देश के लिए सही है, क्योंकि सम पीपल इन इंडिया लिटरली डोंट डिजर्व डेमोक्रेसी। अगर हम किसी देश में डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो ये भी इंश्योर करना होता है कि उस देश के लोग डेमोक्रेसी के सच में लायक है। जिस देश में लोग फ्रीबीज और फ्री गुडीज़ पाने के चक्कर में वोट दे डालते हैं, 500 रुपये के लिए अपना वोट बेच देते हैं, बहुत सारे सेक्शन ऑफ पीपल के लिए डेमोक्रेसी डिजर्व नहीं, उनके लिए ऑटोक्रेसी ही ठीक है। तो
मुझे लगता है कि इंडिया की कुछ कुछ मतलब पार्ट्स के लिए, सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के लिए ऑटोक्रेसी भी इम्प्लीमेंट अगर हो जाए तो ही वो बेटर है। उनको दे लिटरली डोंट डिजर्व टू हैव वोटिंग राइट्स। तो एनीवेज दोस्तों, चाइना से फाइट करने के लिए सबसे पहले हमारे देश के अंदर में जो है वो सेंटीमेंट्स लाना पड़ेगा। खास करके एंटरप्रेन्योर्स को, बहुत सारे बिजनेसमैन जो है चाइना से सस्ते प्रोडक्ट्स लाके कुछ बिजनेस के लिए, कुछ पैसों के लिए उनके प्रोडक्ट्स इस हद तक मास स्केल में खरीदते हैं। कुछ दिन सिर्फ बॉयकॉट बोलने से होता नहीं, वो उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। और ये बिजनेसमैन जो है इनको, इनफैक्ट बहुत सारे कुछ केसेस में मैंने देखा भी है कि कुछ बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट से ज़्यादा अपने देश को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और अगर सामान लाना ही है, प्रोडक्ट लाना ही है, तो वियतनाम, फिलीपींस और भी बहुत सारे देश है। पर चाइना, जिससे हमारा डायरेक्ट इंटरेस्ट हर्ट होता है, उनके ऊपर ऐसे फर्टिलाइज़र और ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो यही कहना चाहूँगा, अगर हमें चाइना से फाइट करना है तो सबसे पहले तो लोगों की जो मेंटेलिटी है कि चाइना पे डिपेंड होना है और चाइना से फाइट भी करना है, दैट डजंट गो हैंड इन हैंड। हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट्स पे यकीन करना पड़ेगा। और हो सके तो जिस तरीके से चाइना, अगर लोग बोलते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड बहुत सारे रूल्स है वगैरह, ये है वो है, अगर चाइना इंडियन प्रोडक्ट्स को इस तरीके से बॉयकॉट करके रखा है, इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, तो देयर इज़ नो वे कि इंडिया ये चीज़ नहीं कर सकता है। तो मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता है। खैर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।